Hello guys, this is me Rishi Srivastava. I welcome to all of you on this platform शिक्षा इसलिए प्लेस फॉर लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में एक ओवरव्यू ले चुके थे। इम्यून सिस्टम क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कुछ फैक्चुअल चीजें हमने जानी। आज का जो लेक्चर है कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ ज्यादा फैक्ट्स के साथ मिलाया हूं और आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही फ्रूटफुल होगा रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। तो चलते हैं, सीखते हैं। अच्छा, इस लेक्चर की एफिकेसी क्या होगी, क्यों पढ़ रहे हैं हम भाई? तो आपको 100% अगर इंफॉर्मेशन लेनी है विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स आपको देती हैं, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आपको देने की कि आपको वो चीज दें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रूविन है, सही है और जो आ सकती है। जो आ चुकी है वो नहीं, जो आ सकती है। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि पीछे का बेस बने और इस बेस के हिसाब से हम क्या क्या नेक्स्ट कुछ इनोवेट करके और क्या क्या नई चीजों को हो सकते हैं ताकि वो एग्जामिनेशन में आए। पीछे वाला तो आता ही है और आ चुका है, शायद आए या ना आए, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, हमको वो पढ़ना जरूरी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर। तो नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। यहां पर ये बताया गया कि एडवर्ड जेनर ने 1976 में चेचक के टीके का आविष्कार किया था। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इसी वजह से इनको कहा जाता है कि ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हैं। आगे चलते हैं। अब क्या था, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा रॉबर्ट कोच के बारे में। रॉबर्ट कोच जो है, इन्होंने क्या दिया था? रोगों का रोगाणु सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट कोच ने रोगों का रोगाणु सिद्धांत दिया था, जिसको कहते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ये ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था? ऐसा क्या इन्होंने कहा था कि ये इतने फेमस हो गए? इन्होंने ये बताया कि मानव रोग क्यों होते हैं, उनका कारण क्या होता है। इन्होंने सबसे पहले इस बात को बताया। ठीक है। तो मानव रोग, इन्होंने बताया कि मानव रोग किसी ना किसी सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। मानव रोग किसी ना किसी सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। भाई ये क्या है? सूक्ष्म जीव का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ये है वो रीजन जिसके कारण से हमको क्या होती है? बीमारी होती है। आप देख लीजिए, जुकाम है वायरस से होता है, कोरोना वायरस से होता है ना। बैक्टीरिया से कई सारी डिजीज होती हैं, फंजाई से कई सारी डिजीज होती हैं। तो वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी डिजीज किस किस से होती है। अभी किसने बताया आपको? ये समझ में आ गया कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट कोच ने दिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, अव्वल दर्जे का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। अभी तक नहीं पूछा जा रहा है, रोगों जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज आएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, रॉबर्ट कोच ने ही ये बताया कि जीवाणुओं द्वारा होने वाला सबसे पहला रोग एंथ्रेक्स रोग है। और ये जो इस रोग को खुरपका रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ये खुर में हुआ था सबसे पहले किसी जानवर के। ठीक है। तो ये खुर में हुआ था। किस जानवर की? ये भी मैंने मेंशन कर दिया, मैंने नीचे देखा ही नहीं। ये भेड़ में हुआ था। भेड़ में सबसे पहले भेड़ के खुर में इसकी खोज की गई थी। ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए, अब सबसे यहां से कंसेप्चुअल, फैक्चुअल अब ज्यादा आपको और मिलेगा। सबसे पहले थोड़ा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट क्या बन सकता है, कि मानव रोग क्या है। मानव रोग को जानना है, मानव रोग क्या है। पीछे तो हमने भूमिका बना दी, मानव रोग क्या होते हैं इसको समझना है। तो डब्ल्यूएचओ की शर्त कहती है, डब्ल्यूएचओ की कंडीशन कहती है, स्वस्थ होने के लिए, कोई आदमी स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ क्यों कहा जाएगा, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, ही और शी, फिजिकली फिट है, शारीरिक रूप से फिट है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मेंटली फिट है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, और सोशली फिट है, सामाजिक रूप से भी फिट है, तभी, अगर ये इन तीनों को मिलाकर
इन तीनों को कंक्लूजन निकाल कर, इन तीनों का कंक्लूजन निकाल दें और तब वो फिट है, तभी वो तभी वो कहा जाएगा कि ये फिट बंदा है, तो टोटली फिजिकली और मेंटली और सोशली, इन तीनों फैक्टर्स को इंक्लूड करके। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, आपके अंग में कोई विकार है, तो आप कैसे, आप सुखी रह पाएंगे? इसका मतलब आप रोगग्रस्त हैं। मेंटली, अगर आप मानसिक रूप से, अगर आप प्रताड़ित हो रहे हैं या कुछ मानसिक रूप से आपको कोई चिंता है, कुछ भी है, मेंटल, दिमाग का रोग है, ठीक है, दिमाग से पीड़ित है, तो आप फिट नहीं महसूस करेंगे अपने आप को, आपकी अदर एक्टिविटीज पे इफेक्ट दिखाई देगा। और अगर इन दोनों के अलावा भी देखें, अगर आप सोशली, आपको, अगर आपको वो जो आप चाहते हैं पाना समाज से वो नहीं मिल रहा है, तो भी आप सुखी, सुख से नहीं रह पाएंगे और आप अनफिट होंगे, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब है आप सोशली, सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, अनफिट कहे जाएंगे। और कोई अगर ऊपर के दोनों को वो प्लस कर दूं मैं, है ना, और इसका रिजल्ट ये देख लीजिए आप कि अगर कोई बंदा फिजिकली अनफिट है, बंदा या बंदी, और या मेंटली अनफिट है, या फिजिकली और मेंटली दोनों अनफिट है, तो क्या वो सोशली फिट रह सकता है? आंसर दीजिए आप। क्या समाज में आप अगर फिजिकली आप चैलेंज हैं, तो क्या आप समाज आपको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करता है? नहीं करता। आप अगर पागल है तो आपको लोग पागल ही कहेंगे, आपको ये नहीं कहेंगे गले से लगाएंगे, नहीं। तो ये WHO ने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मानव रोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं मानव रोग, ये तो हमने जान लिया, है ना, कैसे फिट होते हैं ये हमने जान लिया। बट मानव रोग होते कितने टाइप के? मानव रोग दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जन्मजात, इनबॉर्न जिसे कहते हैं, इनेट जिसे कहते हैं, मतलब जन्म से ही भाई हमने माता के गर्भ से जन्म लिया और हमारे को कुछ बीमारियां, हमारे को डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि आपको ये इस बीमारी के साथ आप पैदा होंगे, ठीक। कुछ अर्जित होती है, एक्वायर्ड होती है। कैसे एक्वायर्ड होती है? मतलब हमारी लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल से जो बीमारी होती है, डायबिटीज हो जाती है लोगों को, ठीक है। रोग, रोग है अभी नहीं, नहीं भी है, लाइफस्टाइल खराब, डायबिटीज होगी, ठीक। बीपी की बीमारी, ठीक। शुगर की बीमारी को मैं बता ही चुका हूँ, कैंसर की बीमारी, तो ये जन्म के साथ नहीं आते हैं, ये बाद में आ जाते हैं। ये कैसे रोग है? अर्जित रोग है, एक्वायर्ड रोग है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, धीरे 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 सबको पूरी तरीके से हम लोग इकट्ठा कर लेंगे अपने दिमाग में कि इस इम्यून सिस्टम जो एक चैप्टर है, हेल्थ साइंस एक जो चैप्टर होता है, ठीक है, इसको पूरी तरीके से हम लोग डिकोड कर लेंगे और एग्जामिनेशन में डेफिनेटली मैं दावा करता हूँ आपको फायदा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जन्मजात रोग जो इनबॉर्न डिजीज होती हैं, इनको थोड़ा देखते हैं क्या होता है। तो जन्मजात रोग भाई कैसे हो सकते हैं? क्या है जन्मजात? ये जो क्वेश्चन मार्क दिखा रहे थे, क्या है जन्मजात रोग, या ये कैसे हो सकते हैं, इनके बारे में आप थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, अंदर चलते हैं, थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, जन्मजात रोग जो होते हैं, जो जन्म के साथ ही आते हैं, तो क्या होता है हमारे अ, अंदर जो जेनेटिक यूनिट है, आनुवंशिक की इकाई है जो, वो है जीन। अगर जीन में डिसऑर्डर आ जाता है, अगर जीन में प्रॉब्लम आ जाती है, अगर जीन खराब हो जाता है या जीन टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है जीन में, अगर आनुवंशिक कोई रोग है, जेनेटिक डिजीज है, तो हमें क्या जन्मजात रोग हो जाता है। बाई बर्थ हम देख ही रहे हैं, जन्म के साथ ही हो रहा है, तो जन्मजात रोग वो कहते ही हैं उसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले रोग, जैसे आपके, आप माता पिता दोनों की आप संतान हैं, माता या पिता में से किसी को भी कोई डिजीज है, वो आपके अंदर आ गई, है ना, ये क्या कहलाएगी? जेनेटिक डिजीज कहलाएगी। जेनेटिक डिजीज होगी, इसका मतलब है आप जैसे ही आप जन्म लेंगे, तुरंत आपके जन्म के साथ ये डिजीज आपके फादर से आपको ट्रांसफर हो गई है डायरेक्टली। कोई एफर्ट कुछ नहीं किया, वो आपको स्वतः ही मिल गई। ये सब कैसे है? ये जन्मजात रोग, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब कौन कौन से जन्मजात रोग होते हैं,
हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने सुना होगा वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, आगे डिस्कस करेंगे। हीमोफीलिया, है ना, हीमोफीलिया। अच्छा, ये रोग है, इनके बारे में क्या पूछा जाता है, ये तो मैं बताऊंगा। ये आप ये इसको भी याद कर लीजिए कि जन्मजात होने वाले रोग कौन है, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात रोग नहीं है। आजकल ये नहीं बहुत कमाल करता है ना, एग्जामिनेशन में छोटा सा नहीं दे देंगे और हम लोग खूबसूरत तरीके से सही हाँ में टिक लगा के आएंगे और पाएंगे कि हमारा आंसर गलत हो, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक हटा देंगे, वो निम्न में से नहीं है तो वही होगा। ठीक है, रंजकहीनता, एल्बिनिज्म और सिंड्रोम। तो ये जो चार हैं, ये आपसे पूछा जाएगा कि which of the following is not a genetic disease, और कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद करनी होगी, है ना, वर्णांधता, हीमोफीलिया, रंजकहीनता, सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, एल्बिनिज्म, सिंड्रोम। ठीक है, ये आपको याद करनी होगी। ठीक, तो आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि जेनेटिक डिजीज होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। थोड़ा इसको और डिकोड करूंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि जन्मजात रोग, जेनेटिक डिजीज, ये सब बात एक ही है। इसको थोड़ा सा और अब डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जेनेटिक डिजीज होने के कारण में पहला कारण है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम, गुणसूत्र समस्या। गुणसूत्र समस्या कैसे, गुणसूत्र गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या होता है, ये आई होप आप लोगों ने पहले अगर पढ़ रखा है सेल को, तो नहीं तो मैं, मेरी एक सीरीज चल रही थी, उसको मैं अभी कंप्लीट कर दूंगा, आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा मैं। ठीक है, गुणसूत्र बेसिकली क्रोमेटिन धागे जो होते हैं, ये मिलके आपको एक क्रोमोसोम बनाते हैं। और अगर यही धागे पूरी तरीके से ना बन पाए, आधे अधूरे हो, टूट जाए बीच से, तो ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि इसी पे ही, इन्हीं इन्हीं धागों पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होते हैं, वो गुणसूत्र का निर्माण होता है। इन्हीं धागों पे क्या होते हैं, जीन्स का क्या होता है, जीन्स चिपके रहते हैं, इन्हीं की कोडिंग होती है इस तरीके से। तो जब कोडिंग ही आपकी सही नहीं होगी, कोडिंग इन द सेंस आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, है ना, तो जब आपको इंस्ट्रक्शन ही गलत दे दिए जाएंगे तो आपकी बॉडी कैसे, जो नई नवेली बॉडी बन के बच्चा पैदा होता है, कैसे वो परफॉर्म कर पाएगी, या कैसे वो प्रॉपर बॉडी होगी। हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोन अगर आपके सही तरीके से डेवलप नहीं हो रहे, बन ही नहीं पा रहे, आपके हार्मोन नहीं बनते हैं, तो अंदर की जो एक्शंस होते हैं वो आपके परफॉर्म नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको जो हार्मोन क्या करता है, ट्रिगर करने का काम करता है। हार्मोन हार्मोन एक तरीके से ट्रिगर करने का काम करता है, जगाने का काम करता है। जब वो ट्रिगर ही नहीं कर पाएगा तो वो कहाँ से वो परफॉर्म कर पाएंगे एक्शन, है ना। तीसरा कारण है आपकी इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम में तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर खराब है, मान लो इम्यूनिटी आपको खराब है, कई रोगों ने आपको घेर रखा है, तो ये आपको जेनेटिक डिजीज डेवलप करेंगे। अच्छा, ये इम्यूनिटी बच्चे की नहीं, बच्चे की नहीं, ये पहले से चली आ रही, जो ट्रांसफर हो रही है, जिससे माता या पिता से, इनको रोग हो जाएगा तो उनको भी हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए, अब अलग अलग करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रोग हमारे ये जेनेटिक डिजीज वाले हैं, और ये क्या ऐसा होता है इनमें कि जो आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। क्या होती है कलर ब्लाइंडनेस, आइए इसको डिकोड करते हैं। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस एक तो ये क्या है कि इसका नेचर कैसा होता है, ये आनुवंशिक रोग है। ठीक है, जेनेटिक डिजीज ये भी है। अच्छा, रोगी क्या होता है इसमें, इसमें ये पूछा जाता है, हालांकि ये बहुत सस्ता क्वेश्चन हो चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है क्योंकि बेस से लेके चल रहा है। ये रोगी जो है हरे व लाल रंग को नहीं पहचान पाता है। रोगी हरे व लाल रंग को नहीं पहचान पाता है। और रेलवेज जैसे एग्जामिनेशन जो होते हैं, वहां पर ये कलर ब्लाइंडनेस जरूर चेक की जाती है। अगर आप टेक्निकल या स्टेशन मास्टर इस तरीके की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपका ये मेडिकल चेकअप में इंक्लूड करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इसके जीन, हाँ ये जरूर पूछा जाएगा कि इसके जीन जो होते हैं, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि इसके जीन किस पर पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अब आपने अगर सेल को पढ़ा है
या आप थोड़ा सा बायोलॉजी की थोड़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप समझते होंगे कि दो टाइप के गुणसूत्र होते हैं, है ना। दो टाइप के गुणसूत्रों का क्रम होता है, एक एक्स एक्स का होता है और एक एक्स वाई का होता है। एक्स एक्स का गर्ल अगर ये आता है क्रम तो गर्ल होती है, अगर एक्स वाई का होता है तो एक बॉय आता है ना। तो देख लेगा, तो ये जो एक्स एक्स ये एक्स यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, तब जाकर कहीं वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगी। अच्छा, अब वर्णांधता में मेनली होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ समझ लीजिए, आने के पूरे पूरे चांसेस कि इसमें हमारी कौन सेल जो होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब जब आप आइस पढ़ेंगे ना तो दो टाइप की सेल पढ़ेंगे हमारे आइस में, मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है रॉड सेल, एक होती है कोन सेल, ठीक है। तो ये जो कोन सेल होती है ना, यही हमारी आंख में सबसे ज्यादा मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक। जब इसको डिस्कस करेंगे दोनों को बड़े अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी यहाँ पर आप टॉपिक को देखते हुए मैं केवल इतना डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे जो बॉडी में कौन से आंख में जो कौन सेल्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि वर्णांधता किससे होती है, हरे पीले लाल हरे लाल रंग को पहचान नहीं पाते, ये पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। नया क्वेश्चन क्या है कि कहाँ प्रॉब्लम आती है, कौन सा ऐसा आंख में पार्ट होता है या कौन सा ऐसा अंग जो सेल होता है जिसमें प्रॉब्लम आती है, वो होता है कोन सेल, ठीक है। और आप लोग अगर ईगर हैं तो कोन सेल के बारे में पढ़िएगा जरूर, आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। लीजिए साहब, आपकी इच्छा मैंने पूरी कर दी, है ना। आप भी सोच रहे होगे सर ये क्या कह रहे हैं कि बता नहीं रहे हैं, आप कर लो। अरे हम खोलेंगे ना, डिकोड करेंगे। देखिए, आई है ना, आई हमारी है। आंख, आंख में दो सेल होते हैं, रोड सेल होते हैं, कोन सेल होते हैं, ठीक। आपने जान लिया। अच्छा, अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं कि भाई हमको जो ये लाइट होती है, लाइट में ये डिकोड करवाता है व्हाइट लाइट और ब्लैक लाइट, ठीक है। कौन, रोड सेल। दूसरा कोन सेल क्या होता है, ये कलर को दिखाता है, इसीलिए जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो किसके खराब होने से आती है, कोन सेल के खराब होने से आती है। क्योंकि रेड और ग्रीन क्या है, ये कलर ही तो है। तो जब कलर ही दिखना बंद हो जाएगा हमें, मतलब कौन सेल खराब हो जाएगी, इसका मतलब है हम कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, ठीक है। हमारी आंख में मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सेल सबसे ज्यादा डेवलप होती है, सबसे ज्यादा मेन रोल यही प्ले करती है ना। तो जब कौन सेल खराब होगा तो हमारी कलर हम नहीं विजुलाइज कर पाएंगे, कौन से कलर विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, रेड और ग्रीन कलर विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, तो इससे हमें क्या लगेगा, डॉक्टर कहेगा कि सर आपको कलर ब्लाइंडनेस हो चुकी है, ठीक, कलर ब्लाइंडनेस हो गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को रॉड सेल कोन सेल समझ में आ गया। बाकी आइस में आपको और भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा ब्रॉडर फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। चलते हैं, अब देखिए, अब यहां से पीसीएस लेवल पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये लेवल ऊंचा हो गया, यहाँ वनडे लेवल से बढ़ गया थोड़ा। अच्छा, और तो थोड़ा डेप्थ में अगर टीजीटी वगैरह इस टाइप के पेपर होते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। शायद पूछे भी गए हो, मेरा फील्ड नहीं है वो, तो शायद पूछे भी गए हो, लेकिन अभी तक जो वनडे एग्जामिनेशन वाले हैं ना, ये एग्जाम यहाँ पे नहीं पूछे गए। ये पीसीएस लेवल पे अभी मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पूछे जा सकते हैं कि देखो अब क्या होता है कि जो ये हरे रंग की कलर ब्लाइंडनेस या लाल रंग की कलर ब्लाइंडनेस, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है कि हरे रंग की कलर ब्लाइंडनेस को कुछ और कहते हैं, लाल रंग की कलर ब्लाइंडनेस को कुछ और कहते हैं। तो भाई हरे रंग की कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं, और पहले मैंने लाल रंग डिस्कस किया, तो चलिए वही डिस्कस करते हैं। लाल रंग की कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं, प्रोटोनोपिया। सीधे सीधे एक क्वेश्चन आपका ये आएगा, और ये धांसू क्वेश्चन मुझे लग रहा है, आप लोग भी इसको तैयार करिए। दूसरा, हरे रंग की वर्णांधता को क्या कहते हैं, ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाले जो अगर लिखना चाहे तो हिंदी में ही लिख लीजिए, प्रोटोनोपिया, ठीक है, प्रोटोनोपिया। और इसमें ड्यूटेरो ड्यूटेरोनोपिया, ठीक है। चलिए, तो
ये आप क्वेश्चन बिल्कुल स्टार मार्क करके रेड कलर, ग्रीन कलर, जिससे भी आपको हाईलाइट करना हो कर लीजिए। चलिए, अब थोड़ा मैं यहाँ पर आपकी समस्या को समझ रहा हूं, तो गुणसूत्र को जरा डिस्कस करते हैं। गुणसूत्र को मैंने भी आपको बताया था कि गुणसूत्र के बारे में आप लोग सेल में पढ़िएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन को मैं रिवील कर देता हूँ। एक एक स्टेप में मैंने तैयार किया हुआ आप लोगों को। मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ प्रॉब्लम को फील करता है, ठीक है ना। यही एक मेंटर का, टीचर का एक रोल होता है कि वो स्टूडेंट की सामने जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले ही रेक्टिफाई कर दे। अदरवाइज पढ़ा तो यार सब लेंगे ना, किताब रख के किसी को भी पढ़ाना हो पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए, तो गुणसूत्र बेसिकली क्या होते हैं, है ना। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं। क्रोमोसोम हमारी बॉडी में, मानव मनुष्य की बॉडी की बात हो रही है, इसमें 46 होते हैं, 23 पेयर्स जिसको बोलते हैं, 23 जोड़ी, ठीक है ना, 23 जोड़ी, ठीक। तो उसमें भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोजोम्स जिन्हें बोलते हैं, और हेट्रोजोम्स या सेक्स क्रोमोसोम, या फिर एक और नया नाम मिलेगा, ये आपको बहुत रेयरली अभी तक पूछा तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये भाई बायोलॉजी है, कठिन होने के लिए एक शब्द ही काफी होता है, हम लोग उसमें ही समझ नहीं पाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसके तीन नाम है हेट्रोजोम के, एक तो हेट्रोजोम खुद, एक सेक्स क्रोमोसोम और एक एलोजोम, ठीक है। यहाँ पर ऑटोजोम जो होते हैं, इनकी ये कितने होते हैं नंबर में, 44 होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, खास बात ये होती है जो 44 गुणसूत्र है ये स्त्री व पुरुषों दोनों में समान होते हैं। मतलब ये 22 जोड़ी हुए, तो 22 जोड़ी जो है पुरुषों में भी होंगे, 22 जोड़ी महिलाओं में भी होंगे, ठीक है। अब हेट्रोजोम, सेक्स क्रोमोसोम या एलोजोम, ठीक है, एलोजोम, ये जो होते हैं ये दो गुणसूत्र होते हैं, मतलब एक पेयर होता है। जब यहां से 22 चलता है, यहां से एक चलता है, तो 22 प्लस 1 क्या, 23 पेयर बन गया, ये हो गया 46, ठीक। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई कितने होते हैं गुणसूत्र, 23 पेयर होते हैं। हालांकि अब अच्छे लेवल का एग्जाम अगर आजकल बन रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन बन गए तो, है ना, क्या कर लोगे, तो पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो है ना, ये हेट्रोजोम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपकी बॉडी में डिसाइड करता है कि आप स्त्री होंगे या पुरुष होंगे, ठीक है। हेट्रोजोम, हेट्रोजोम ये डिसाइड करता है कि आप स्त्री हैं होंगे या पुरुष होंगे, ये आपको डिसाइड करता है। इसलिए मैंने लिख रखा है कि स्त्री व पुरुषों में अलग अलग होता है ना। अब देखिए कैसे, क्यों इसे हेट्रोजोम बोलते हैं, ठीक है। देखिए कि क्या होता है, अगर इस गुणसूत्र का अरेंजमेंट इस तरीके का आपको दिख रहा है कि एक्स और वाई, तो वो मेल का गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक। और अगर एक्स और एक्स दोनों दिख रहे हैं, तो ये अरेंजमेंट कहलाता है, तो ये एक फीमेल का गुणसूत्र कहलाएगा, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है। आपको आता है तो आपका रिवीजन हो गया, नहीं आता है तो आप समझ गए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार और पढ़िएगा, और ये जो एलोजोम है इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी टर्मिनोलॉजी ही हमारे समझ में बायोलॉजी में नहीं आती है, तो और हमारे को टफ लगती है बायोलॉजी, ठीक है। तो यह बड़ा है, लेक्चर को और लंबा नहीं करना है, तो आज मैं क्लास को यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ, इस लेक्चर को। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे केस बनते हैं कुछ, और गुणसूत्र के अरेंजमेंट से हमें पता लगता है कि मेल वेक्टर होगा या फीमेल वेक्टर होगी, ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसको पढ़िए बस अच्छे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।